नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अक्षर हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 7वीं की नई पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 8 बिरजू महाराज से साक्षात्कार के प्रश्न और उत्तर पर। तो बने रहिए मेरे साथ इस पाठ के प्रश्नों के सही एवं सटीक उत्तर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जब आपने यह पाठ पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि जब भी कथक की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक नाम जरूर आता है और वो है बिरजू महाराज का। बिरजू महाराज ने अपने जीवन को कथक के लिए न्यौछावर कर दिया। कला और साहित्य में उनके इस योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण के सम्मान से भी नवाजा था। बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं पंडित जी के जीवन में और उन्हीं से दो चार करता हुआ यह साक्षात्कार हमारे सामने है। साक्षात्कार को अंग्रेजी में हम इंटरव्यू कहते हैं और यह इंटरव्यू लिया है कुछ बच्चों ने। तो जब आप पाठ पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वह बिरजू महाराज से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और बिरजू महाराज बड़ी ही सरलता और सादगी से उसका उत्तर देते हैं। तो आइए, मैं यह मानकर वीडियो शुरू कर रहा हूं कि आपने पाठ पढ़ लिया होगा, किंतु अगर अभी तक आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पाठ को अवश्य पढ़ें और फिर प्रश्नों पर आएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न जो है वो पाठ के अंतर्गत मेरी समझ से है और मेरी समझ में जो सबसे पहला प्रश्न प्रत्येक पाठ में आप देखते हैं वह विकल्पों पर आधारित होता है। यानी हम पाठ के अधिगम को, पाठ की समझ को जो है वह विकल्पों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, तो यदि आपको लगे कि इससे अधिक उत्तर हो सकता है तो आप एक से अधिक पर भी स्टार बना सकते हैं, तारा बना सकते हैं। पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने की परंपरा में परिवर्तन क्यों किया होगा? और इसके 4 विकल्प दिए हैं। पहला, वे गुरु के प्रति शिष्य के निष्ठा भाव को परखना चाहते थे। दूसरा, वे नृत्य शिक्षण के लिए इस परंपरा को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। तीसरा, वे गुरु के प्रति शिष्य के लगन व समर्पण भाव को जांचना चाहते थे। और चौथा, वे शिष्य की भेंट देने की सामर्थ्य को परखना चाहते थे। अब जब आपने इस पाठ को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बिरजू महाराज कहते हैं कि बहुत वर्षों तक कथक सिखाने के बाद मुझे लगा कि जब तक बच्चे में वास्तविक समर्पण भाव न हो, लगन न हो, तो फिर उसे सिखाना व्यर्थ है। ऐसे में उन्होंने पहली आवश्यकता मानी कि जिसके अंदर लगन और समर्पण भाव होगा वही कथक को कुछ बेहतर दे सकता है। इसलिए उन्होंने इस परंपरा में बदलाव लाया। तो हम इसके उत्तर के रूप में यह लिखेंगे कि वे गुरु के प्रति शिष्य के लगन और समर्पण भाव को जांचना चाहते थे। और इसी विकल्प, तीसरे विकल्प के सामने हम स्टार बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, बिरजू महाराज के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आए थे? तो इसके लिए भी 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है, पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा। दूसरा, कोई भी संस्था नृत्य प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित नहीं करती थी। तीसरा, किसी समय विशेष में घर में सुख समृद्धि थी। और चौथा, नृत्य के औपचारिक प्रशिक्षण के अवसर बहुत सीमित हो गए थे। तो आपने एकदम पहले ही पैराग्राफ में इसके बारे में देखा होगा कि वो बताते हैं कि पहले वे समृद्ध थे, उन्हें छोटे नवाब कहा जाता था,
किंतु यह समृद्धि उनके पिता के साथ चली गई और पिता के देहांत के बाद उन्हें कई तरह के आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा। तो इस प्रश्न का सबसे सही जो उत्तर है वह विकल्प 1 होगा कि पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा। यदि आप चाहें तो तीसरे विकल्प पर भी स्टार बना सकते हैं, किंतु यदि आप नहीं चाहें तो इस अकेले एक विकल्प पहले विकल्प से भी आपका काम बन सकता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न है, बिरजू महाराज के अनुसार बच्चों को लय के साथ खेलने की अनुशंसा क्यों की जानी चाहिए? विकल्प हैं संगीत, नृत्य, नाटक और सभी कलाएं बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास नहीं करती हैं। दूसरा विकल्प है कला संबंधी विषयों से जुड़ाव बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, कला भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और चौथा, वर्तमान समय में कला भी एक सफल माध्यम नहीं है। तो आपने देखा होगा सबसे अंत में वो संदेश देते हैं कि पेरेंट्स को, अभिभावकों को अपने बच्चों को विभिन्न कलाओं में संलग्न करना चाहिए। और इसके आधार पर जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प 2, यानी कला संबंधी विषयों से जुड़ाव बच्चों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप विकल्प 2 के सामने स्टार बना सकते हैं। आइए अगला जो सामान्य प्रश्न होता है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने जिन विकल्पों का चुनाव किया है, आपने उन्हीं विकल्पों का चुनाव क्यों किया। तो आप देखते हैं पहले में आपने चयन किया था कि वे गुरु के प्रति शिष्य के लगन भाव व समर्पण भाव को जानना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम क्या देते हैं, इसका कारण बताया गया है। कहते हैं कि मेरे द्वारा इस विकल्प का चयन करने का कारण यह था कि बिरजू महाराज गंडा बांधने को एक औपचारिक परंपरा नहीं बनाना चाहते थे। औपचारिक मतलब दिखावटी। जब वे नृत्य के प्रति शिष्य के लगन, निष्ठा और समर्पण को स्वयं जांच परख लेते थे तभी गंडा बांधते थे। इसी कारण हमने पहले में विकल्प का चुनाव किया है कि वे नृत्य के प्रति शिष्य के लगन व समर्पण भाव को जांचना चाहते थे। दूसरा प्रश्न था कि जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, और बिरजू महाराज के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आए थे। इसके विकल्प के रूप में हमने विकल्प चुना था कि पिता के देहांत के बाद उन्हें आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा। इसका कारण हम लिखेंगे कि मेरे द्वारा इस विकल्प का चयन करने का कारण यह है कि बिरजू महाराज ने अपने जीवन में बचपन से लेकर बड़े होने तक अनेक उतार चढ़ाव देखे थे। यद्यपि एक समय में उनका परिवार समृद्ध था। यह विकल्प भी सही हो सकता था, मैंने कहा था कि आप चाहें तो तीसरे पर भी लगा सकते हैं। किंतु पिता के देहांत के बाद उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं रही। प्रतिकूल स्थितियों में भी उन्होंने अपने कला कर्म को पूरी निष्ठा और लगन के साथ निर्वहन किया और नृत्य के प्रति अपने जुनून को कम नहीं होने दिया। और तीसरा प्रश्न था कि बिरजू महाराज के अनुसार बच्चों को लय के साथ खेलने की अनुशंसा क्यों की जानी चाहिए, और इसके लिए हमने चुना था विकल्प 2, कला संबंधी विषयों से जुड़ाव बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इसका कारण यह है कि इस विकल्प को चयन करने का कारण यह है कि नृत्य कला भी एक बौद्धिक खेल है। अतः बिरजू महाराज मानते थे कि नृत्य, गीत, संगीत आदि कलाएं बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, और यही कारण था कि वे सभी को इसके लिए प्रेरित करते थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सेक्शन है मिलकर करें मिलान। अगले विभाग में हम मिलान करेंगे। प्रश्न दिया गया है कि पाठ में से चुनकर कुछ शब्द एवं शब्द समूह नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए
और इन्हें इनके सही संदर्भों या अवधारणाओं से यानी उनके अर्थों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि आप इसे स्वयं से मिलाने की कोशिश कीजिए। आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आता है तो अपने शिक्षक से पूछिए। और अगर आप वीडियो पर आ ही गए हैं तो मैं भी आपका ही शिक्षक हूँ, मैं भी बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, जो शब्द दिया गया है कर्नाटक संगीत शैली, और इसके सामने एक संदर्भ या अवधारणा दी गई है। इसी तरह ये 6 शब्द हैं और ये उनके साथ 6 संदर्भ या अवधारणाएं दी गई हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इनका मिलान किससे किससे हुआ है। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं और ये रहा मिलान कि जो पहला शब्द है कर्नाटक संगीत शैली, इसका मिलान दूसरे संदर्भ या अवधारणा से हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली है कर्नाटक संगीत शैली, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में प्रचलित है। इसमें स्वर शैली की प्रधानता होती है। जल तरंगम, वीणा, मृदंग, मंडोलिन वाद्य यंत्रों से संगत दी जाती है इसमें। दूसरा शब्द था घराना, और इसकी संदर्भ या अवधारणा का मिलान होता है चौथे से। यानी जो घराना है वह हिंदुस्तानी संगीत में कलाकारों का एक समुदाय या कुटुंब है जो संगीत नृत्य की विशिष्ट शैली साझा करते हैं। संगीत या नृत्य की परंपरा जिसमें सिद्धांत और शैली पीढ़ी दर पीढ़ी प्रशिक्षण के द्वारा आगे बढ़ती है, उसे हम घराना कहते हैं। शब्दों में तीसरा शब्द था शास्त्रीय संगीत, और संदर्भ या अवधारणा में इसका मिलान होता है पहली अवधारणा से। यानी जो शास्त्रीय संगीत है यह भारत की प्राचीन गायन, वादन, गीत, नृत्य, अभिनय परंपरा का अभिन्न अंग है। इसमें शब्दों की अपेक्षा सुरों का महत्व होता है, इसमें नियमों की प्रधानता होती है। शब्दों की लाइन में चौथा शब्द है हिंदुस्तानी संगीत शैली, और अवधारणा में इसका मिलान होता है छठवीं अवधारणा से कि जो हिंदुस्तानी संगीत शैली है वह भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में प्रचलित है। तबला, सारंगी, सितार, संतूर वाद्य यंत्रों से संगत दी जाती है। इसके प्रमुख रागों की संख्या है 6। अगला जो शब्द था वह था कन छेदन, और संदर्भ या अवधारणा में इसकी मिलान होती है तीसरी अवधारणा से। यानी जो कन छेदन या कर्ण छेदन है यह हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कारों में से एक है। यह कान में सोने या चांदी के तार पहनाने से संबंधित है। और शब्द का आखिरी शब्द था लोक नृत्य, जो अवधारणा में 5वीं अवधारणा से मिलता है। यानी जो लोक नृत्य है वह किसी क्षेत्र विशेष में लोक द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य हैं। लोक नृत्य क्षेत्र विशेष की संस्कृति एवं रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। ये विशेष रूप से फसल कटाई, उत्सवों आदि के अवसर पर किए जाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो विभाग है वह है शीर्षक। शीर्षक विभाग के अंतर्गत प्रश्न है कि इस पाठ का शीर्षक बिरजू महाराज से साक्षात्कार है। यदि आप इस साक्षात्कार को कोई अन्य नाम देना चाहते हैं तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, लिखिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि यदि मुझे इस साक्षात्कार को कोई अन्य नाम देना होता तो मैं पद्म विभूषण बिरजू महाराज देता, क्योंकि पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो विविध क्षेत्रों में असाधारण सेवा अथवा उपलब्धि के लिए दिया जाता है। चूंकि बिरजू महाराज ने कथक के क्षेत्र में अपना अमूल्य और असाधारण योगदान दिया है, जिसके कारण उन्हें यह गरिमामय सम्मान मिला है, तो यह नाम पद्म विभूषण बिरजू महाराज उचित प्रतीत होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला विभाग जो है वो है पंक्तियों पर चर्चा।
पंक्तियों पर चर्चा विभाग में कुछ पंक्तियां दी गई रहती हैं और हमें उनका जो अर्थ समझ में आता है उस पर अपने विचार लिखने होते हैं। तो प्रश्न में है कि साक्षात्कार में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार लिखिए। और पहला जो वाक्य है वह है, तुम नौकरी में बंट जाओगे। अपने अंदर का नर्तक, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। इस पंक्ति से हमें क्या समझ में आता है? हमें यह लिखना है, तो हम लिखेंगे उत्तर में कि नृत्य में साधना, समर्पण और ध्यान का संकेंद्रण आवश्यक होता है। यह एक पूर्णकालिक समय की मांग करने वाली विधा है। आजीविका के लिए नौकरी जैसे पूर्णकालिक साधन को अपनाने के बाद नृत्य के प्रति प्रतिबद्धता, समर्पण अथवा लगन नहीं रह पाएगी जो अपेक्षित है। यानी यदि हम नौकरी करेंगे तो ज्यादा समय नौकरी को देंगे, कला को उतना समय नहीं दे पाएंगे, तो जो हमारी कला का विकास हमारे अंदर होने वाला है वह अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। जो विकास की संभावना है वो मर जाएगी। हालांकि आपको याद होगा कि पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि जो ठान लिया है कि महाराज बनना है तो बनना ही है, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और उन्होंने नौकरी के साथ साथ इस कला को आगे बढ़ाया। आइए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि लय हम नर्तकों के लिए देवता है। यह एक वाक्य है और इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार देवता के प्रति आराधना करते समय पूरी लगन, निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नृत्य में लय ही उसकी विशिष्टता है। नर्तकों को लय को देवता तुल्य मानकर साधना करनी पड़ती है। तीसरा जो वाक्य है वह है, नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। अब इसका अर्थ हमें बताना है कि क्या समझ में आया, तो हम लिख सकते हैं कि जो नृत्य होता है शरीर के माध्यम से किया जाता है। नृत्य में तपस्या और ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शरीर को ध्यान और तपस्या का साधन कहा जाता है। अगला वाक्य है, कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लौ के समान। और इसका अर्थ हम लिखेंगे कि जिस प्रकार चिराग की लौ बहुत ही मधुरता से धीरे धीरे लय के साथ जलती है, उसी प्रकार कथक नृत्य करते समय नर्तक अपनी गर्दन को बहुत धीरे धीरे मधुरता और नजाकत से हिलाता है। आइए अब अगले विभाग पर चलते हैं, जिसका नाम है सोच विचार के लिए, जिसमें प्रश्न है, निर्देश कि साक्षात्कार को एक बार पुनः पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने पढ़ रखा है, जरूरत पड़ी तो दोबारा पढ़ेंगे। और प्रश्न जो पूछा गया है वह यह है कि बिरजू महाराज नृत्य का औपचारिक प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले ही कथक कैसे सीख गए थे? तो आपने अगर पाठ पढ़ा है तो इसका उत्तर बहुत स्पष्ट उसमें दिया गया है कि बिरजू महाराज के घर में कथक का माहौल था। उनके पिता, उनके 2 चाचा, वे सारे लोग कथक करते थे। ठीक है, इसलिए औपचारिक प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही बिरजू महाराज उन्हें देख देख कर कथक करना सीख गए थे और नवाब के दरबार में जाकर नाचने भी लगे थे। तो प्रश्न का उत्तर यहां है। मेरे बताने में भी एक आध वाक्य बढ़ जाता है, तो आपको जैसी आवश्यकता हो आप वैसा लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना क्यों अनिवार्य है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि संगीत में लय होती है, अतः उसका ज्ञान आवश्यक है। लय एक तरह का आवरण है, ओढ़ना है, जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करता है। अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है
तो वह जान पाएगा कि नृत्य की लय ठीक है या नहीं। तीसरा प्रश्न है कि नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को और किन किन कार्यों में रुचि थी। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि नृत्य के अलावा बिरजू महाराज को मशीनों में खूब दिलचस्पी थी। बिरजू महाराज का मशीनों में खूब मन लगता था। कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्जे देखने में उनकी रुचि थी। इसके अलावा उन्हें पेंटिंग बनाने में भी बड़ा आनंद आता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिरजू महाराज ने बच्चों की शिक्षा और रुचियों के बारे में अभिभावकों से क्या कहा है, यानी पाठ के अंत में उन्होंने लोगों से बच्चों के लिए क्या संदेश दिया था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बिरजू महाराज ने अभिभावकों से कहा कि यदि बच्चे की रुचि है तो उसे लय के साथ खेलने दें। इस खेल की दुनिया में संतुलन और समय का सदुपयोग बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों के पास शिक्षा या कोई न कोई हुनर जरूर होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। हुनर ऐसा खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता। वक्त पड़ने पर हमेशा काम आता है। आइए इसी में जो दूसरा प्रश्न है सोच विचार के लिए विभाग के अंतर्गत कि पाठ से उन प्रसंगों को पहचान कर लिखिए, उन पर चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि बिरजू महाराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यानी बिरजू महाराज में कौन कौन सी प्रतिभा थी, हमें यह ढूंढकर लिखना है। तो पाठ में बहुत विस्तृत वर्णन है जहां से हम कुछ पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं। तो पहली प्रतिभा थी कि घर में कथक का माहौल था। बिरजू महाराज ने औपचारिक प्रशिक्षण से पूर्व ही कथक सीख लिया था और नवाब के दरबार में नृत्य प्रस्तुतियां भी देने लगे थे। दूसरी प्रतिभा थी उनके अंदर कि वे नृत्य के साथ ही बजाते और गाते भी थे। इसके अतिरिक्त नृत्य नाटिकाएं और उनके लिए संगीत भी तैयार करते थे। तीसरी प्रतिभा, उन्होंने कथक की पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए अपने परिवार की विरासत को संभालते हुए प्रस्तुतिकरण का एक नया रूप तैयार किया। इसी प्रकार टैगोर, त्यागराज आदि कई आधुनिक कवियों की रचनाओं को लेकर भी उन्होंने कथक की रचनाएं की। अगली प्रतिभा के बारे में बात करें तो उन्होंने बहुत छुटपन में ही तबला बजाना शुरू कर दिया था। 5 वर्ष का होते होते वे हारमोनियम भी बजाने लगे थे और वो फिल्मी गानों पर खूब बजाते और नाचते थे, गाते थे। अगली प्रतिभा जो इन कामों से अलग थी कि मशीनी कामों में उनकी खूब रुचि थी। वे पंखा, फ्रिज आदि स्वयं ठीक कर लेते थे। उनका कहना था कि अगर मैं एक नर्तक न होता तो शायद इंजीनियर होता। और अपनी बेटी और दामाद को देखकर बिरजू महाराज को पेंटिंग बनाने का भी शौक हो गया था। जब उनका मन होता तब वे पेंटिंग बनाते, और अक्सर कब बनाते, रात के 12 बजे के बाद। आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न था कि बिरजू महाराज को नृत्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनकी मां का बहुत योगदान रहा। यह बात आपको किससे पता चलता है? तो इसका उत्तर एकदम शुरुआत में पहले और दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि संघर्षों के दौर में उनकी मां सदैव उनकी सहयोगी बनी रहीं। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट आने पर मां और बेटे ने बड़ी मुश्किल से गुजारा किया। वे पुरानी जरी की साड़ियों को जलाकर उनके सोने चांदी के तार निकालकर बेचते थे और अपना गुजारा करते थे। नृत्य के कार्यक्रम से कभी कभार पैसा आ जाता था, किंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आईं कि एक ही समय खाना मिल पाता था। किंतु फिर भी उनकी मां उनका हौसला बढ़ाती थी और कहती थी कि खाने को भले ही चना मिले या कुछ भी मिले, पर अभ्यास जरूर करो। तीसरी बात कि बिरजू महाराज महिलाओं के लिए समानता के पक्षधर थे। यानी बिरजू महाराज महिला और पुरुष दोनों के लिए समानता चाहते थे। यह हमें कैसे पता चलता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि बिरजू महाराज एक जगह बताते हैं कि उनकी बहनों को
कथक नहीं सिखाया गया था, किंतु उन्होंने खुद अपनी बेटियों को खूब कथक सिखाया। उनका कहना था कि लड़कियों के पास शिक्षा या कोई न कोई अन्य हुनर अवश्य होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें, वो किसी पर पूरी तरह से निर्भर ना रहें। वे लड़कों के समान लड़कियों को भी शिक्षा में समान अवसर देने के पक्ष में थे। आइए अब चलते हैं नए विभाग शब्दों की बात पर। निर्देश दिया गया है कि पाठ में आए हुए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। और शब्द कौन कौन से हैं? आजीविका, सीमित, प्रशिक्षण, सुंदरता, आधुनिक, पारंपरिक, भारतीय, सामूहिक और शास्त्रीय। आगे लिखा है कि आपने इन शब्दों पर ध्यान दिया होगा कि मूल शब्द के आगे या पीछे कोई शब्दांश जोड़कर नया शब्द बना है। इस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। आपने मुझसे जरूर सुना होगा, मेरे विद्यार्थी तो जान ही रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, तो उसी के बारे में ये बातें कही गई हैं। और उदाहरण दिया गया है कि अदृश्य जो शब्द है उसमें अ उपसर्ग है और दृश्य मूल शब्द है। इसी तरह आवरण में आ उपसर्ग है और वर्ण मूल शब्द है। इसी तरह प्रशिक्षण में प्र उपसर्ग है और शिक्षण मूल शब्द है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अ, आ और प्र उपसर्ग हैं। इसी तरह शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय या परसर्ग कहलाते हैं और मूल शब्द के अर्थ में नवीनता, परिवर्तन या विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यानी जो काम शब्दों के आगे जुड़कर उपसर्ग करते हैं वही काम शब्दों के पीछे जुड़कर प्रत्यय करते हैं या परसर्ग करते हैं। जैसे सुंदर और ता जुड़कर सुंदरता होते हैं। भारतीय में भारत और उसके साथ प्रत्यय ई लगा है तो भारतीय हुआ है। इसी तरह समूह में इक प्रत्यय जुड़ा है तो सामूहिक हो गया है। तो यहां पर इत, ता, ई और इक ये भी जो हैं वो प्रत्यय हैं। यहां सामूहिक में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि समूह में इक जुड़ा है तो सामूहिक क्यों हुआ है? तो इक के लिए यह नियम है कि इक प्रत्यय जिस भी शब्द में जुड़ता है वह अपने मूल शब्द के पहले वाले वर्ण को दीर्घ कर देता है, बड़ी मात्रा बना देता है। यानी स में अ की मात्रा थी तो इक जुड़ेगा तो स को आ की मात्रा में बदल देगा। यह इसकी अपनी विशेषता है। यह जहां भी जुड़ता है, ऐसे नीति में जुड़ेगा इक तो नीतिक नहीं होगा, नैतिक होगा। आप अक्सर इसके बारे में देखेंगे। अब प्रश्न दिया है कि नीचे दो तबले दिए गए हैं, एक में कुछ शब्दांश हैं जिन्हें उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं और दूसरे तबले में मूल शब्द हैं। इनकी सहायता से नए शब्द बनाइए। तो हमें क्या करना है कि शब्द के साथ उचित उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बनाना है। तो पहला है मर्म और इसमें हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो मार्मिक हो जाएगा, अभी जो मैंने आपको बताया। दूसरा गमन शब्द है तो इसमें हम आ उपसर्ग जोड़ेंगे और मिला करके आगमन बनाएंगे। इसी तरह तीसरा शब्द राष्ट्र है तो इसमें हम ईय प्रत्यय जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय हो जाएगा। अगला शब्द खंड है और इसमें हम इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो खंडित होगा। श्रम है और इसमें हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो श्रमिक होगा। इसी तरह संस्कृति है, इसमें हम इक जोड़ेंगे तो सांस्कृतिक शब्द बनेगा। कर्म है, इसमें हम सु उपसर्ग जोड़ेंगे तो सुकर्म हो जाएगा। नाम में अ उपसर्ग जोड़ेंगे तो अनाम हो जाएगा। और इसी तरह साधारण शब्द में अ उपसर्ग लगाएंगे तो असाधारण हो जाएगा। अगला यह प्रश्न है कि इस पाठ में उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से बने कुछ और शब्द आपको छांट कर लिखना है। तो ये बहुत आसान काम है और यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप एक बार पाठ को पढ़ें और अभी जिस तरह के शब्दों के बारे में हमने बात की है
कुछ ऐसे ही शब्द, चूंकि ये बहुत आसान था और मैं नहीं चाहता हूं कि आप सारी चीजें सिर्फ वीडियो से सुन करके पढ़ लें, तो ये काम आप जरूर करिए कि आप कुछ उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से बने हुए शब्द ढूंढिए, छांटिए और उनसे एक एक वाक्य बनाइए, यानी उन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो ऐसे जितने आपको मिले आप बना सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। निर्देश दिया गया है कि पाठ में आए शब्दों पाठ में आए नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। लिखा गया है कि कुछ कथिक डर गए, किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मगन हो गए। आप देखते हैं कि इस वाक्य में रेखांकित शब्द इतना, यानी इतना शब्द के नीचे अंडरलाइन है। तो जो इतना शब्द है, अगर इसको हटाकर वाक्य पढ़ा जाए तो हम देखते हैं कि कुछ कथिक डर गए किंतु उन कथिकों की कला में दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों की कथा में मगन हो गए। तो वाक्य थोड़ा सामान्य हो जाता है और इतना अगर हम लगाते हैं तो हम उस वाक्य में विशेषता पैदा करते हैं। अब जो प्रश्न है वो ये है कि पाठ में आए हुए वाक्यों में से ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढिए और उन्हें रेखांकित कीजिए जिनके प्रयोग से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आपके सामने है कुछ वाक्य, जैसे लिखा गया है कि इस वाक्य में इतना शब्द के प्रयोग से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ऐसे ही जो और उदाहरण हैं वो इस प्रकार हैं कि जिन डिब्बों में कभी 3-4 लाख की कीमत के हार हुआ करते थे वे अब खाली पड़े थे। दूसरा वाक्य है भेंट मिलने पर ही गंडा बांधूंगा। तीसरा वाक्य है कई वर्षों तक नृत्य सिखाने के बाद जब देखता हूं कि शिष्य में सच्ची लगन है तभी गंडा बांधता हूं। चौथा वाक्य है कि तुम नौकरी में मट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। और पांचवा वाक्य है हुनर ऐसा खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता और वक्त पड़ने पर काम आता है। तो आप देखेंगे इन पांचों ही वाक्यों में कभी, अब, ही, तभी, पूरी तरह, ऐसा, ये शब्द हैं जो इन वाक्यों में विशेष प्रभाव ले आ रहे हैं। तो हम इस तरह से इन्हें लिख लेंगे।